ठीक है, तो आज हम लोग अपना अगला कॉज देखने वाले हैं, जो कि है आपको नया एक कॉज देखेंगे जिसके चलते हमारे 1857 के रिवोल्ट को काफी ज्यादा इंपैक्ट मिला। ठीक है, तो ये कॉजेज था इकोनॉमिक कॉजेज। ओके, हम लोग इस स्लाइड के अंदर में उन सारे इकोनॉमिक कॉजेज को देखेंगे जिन्होंने अपना एक बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया हमारे देश में 1857 के रिवोल्ट को बढ़ावा देने के लिए या उसको प्रैक्टिस में ले आने के लिए। देखिए, तो इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर में हम क्या देखेंगे कि आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अंग्रेजों ने जब भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, उन्होंने अपना एक डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया, तो उन्होंने हमारे समाज के हर एक स्फीयर में बाबू चेंज लाने का काम किया, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, रिलीजियस स्फीयर हो, सोशल स्फीयर हो, हर तरह के मुद्दों में घुस करके इंटरफेयर करके उन्होंने कुछ चेंजेस लाए। तो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अंग्रेजों ने ऐसी अपनाई जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते, ठीक है, हमारे रिवोल्ट को काफी ज्यादा बढ़ने का मौका मिला, उसके ऊपर में एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट पैदा हुआ। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वाज द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन फॉलोड बाय द इंग्लिश। यानी हमारे देश में जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उस रिवोल्ट के अंदर में अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस थे, उन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस ने काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा करने का काम किया हमारे इस पॉपुलर डिसकंटेंट में। कौन सा पॉपुलर डिसकंटेंट? यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। यानी 1857 के रिवोल्ट में हमने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई इकोनॉमिक पॉलिसीज ने, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ने अपना बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट पैदा करने का काम किया था। यहां आप इस फिगर के अंदर में देख सकते हैं कैसे अंग्रेजों के जो सैनिक हैं, ठीक है, वो भारतीय लोगों को किस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से मारने का काम कर रहे हैं। यानी ये सीन आपको दिखाता है, ये पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब हमारा रिवोल्ट प्रैक्टिस में था, रिवोल्ट चल रहा था, तो कितनी बर्बरता से अंग्रेजों ने हमारे रिवोल्ट को सप्रेस करने का काम किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉजेज के तहत हमारे रिवोल्ट को बहुत ज्यादा गति मिली। ठीक है, वो कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिन पॉलिसीज के चलते हमारे देश के लोगों को यह फील होने लगा था कि अंग्रेज हमारे देश के अंदर में आर्थिक शोषण करने का काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। इनको हम लोग अभी आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे देश के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ठीक है, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया एंड enrich themselves at the cost of the Indians। और हमारे यहां के पैसे रुपए की मदद से उन्होंने अपने आप को रीच बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी देखिए, यहां पे इस फोटो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे एक अंग्रेज अधिकारी जो है, इस कार्टून के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के दम पर, यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के क्राइटेरिया से कैसे ये पूरे भारत को इस फोटो में निगलता हुआ दिखाया गया है। यानी हमारे देश को अंग्रेजों ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के दम पे एकदम से कमजोर कर दिया था बाबू। आई बात समझ में? तो अब जब इस हद तक, इस लेवल तक अगर एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर में डिसकंटेंट आएगा, असंतोष की भावना आएगी, और वो असंतोष क्रांति का रूप लेगी। ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने भारत के धन संपत्ति को, ठीक है, अपनी कंट्री में ले जाना शुरू किया। यानी वो रहते यहां थे, काम करते थे, यहां से सैलरी उनको यहां से मिलती थी, और इस पैसे को वो लोग क्या करते थे, अपने देश में लेके चले जाते थे। तो रिसोर्स हमारे यहां का होता था, पैसा हमारे यहां का होता था, लेकिन फायदा किसको मिलता था? अंग्रेजों को फायदा मिलता था। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे कि इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ने, ठीक है, हमारे देश के लोगों के अंदर में एक डिसकंटेंट पैदा करने का काम किया, और ये डिसकंटेंट जो था वो रिवोल्ट का रूप ले लिया। दे सबऑर्डिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यानी भारतीय धन संपत्ति को उन्होंने अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं, जहां अंग्रेजों को जिस तरह का मौका मिला,
उस तरह से भारत का इकोनॉमिक शोषण करने का उन्होंने काम किया। यहां देखिए, यहां ये आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की फोटो दिखाई जा रही है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम सेकंड, जो कि उस टाइम पे मुगल इंपेरर हुआ करता था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है, ये शाह आलम सेकंड जो था, ठीक है, वो अंग्रेज अधिकारी को बंगाल की दीवानी देते हुए दिखाया गया। यानी जब अंग्रेजों को लगता था कि हमें रेवेन्यू थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सके, भारत के अंदर में अपने डोमिनेंस को और बढ़ा सके, तो वो लोग हर तरीके अपनाते थे। यहां आप देखेंगे कि अंग्रेजों के फायदे के लिए ये अंग्रेज अधिकारी अलग अलग तरह के समझौते राजाओं से किया करते थे, और इन समझौतों के रिजल्ट के अनुसार उन्हें तमाम अलग अलग अधिकार मिल जाते थे कि वो आए यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम करे और अपने धन संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भारत के वेल्थ को इंग्लैंड में ले जाने का काम करे, या फिर इंग्लैंड की डिफरेंट चीजें, जैसे उनके अलग अलग इंटरेस्ट, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके विकास के लिए इन पैसों का इस्तेमाल वो लोग कर सके। तो हर वो नीतियां अंग्रेज अपनाते थे जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते थे। देयर वाज सडन एंड क्विक कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। जब जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा विकास करना शुरू किया। और मजे की बात मैं बताऊं, मजे की बात यह थी कि वो अपने इंडस्ट्रीज के विकास के लिए ना हमारे यहाँ के रिसोर्सेज का सहायता लेते थे। हमारे पैसे, हमारे रिसोर्सेज, हमारे रॉ मटेरियल्स, सारी चीजें हमारी होती थी, लेकिन फायदा किसको मिलता था? अंग्रेजों को। यानी जैसे जैसे उनकी इंडस्ट्रीज अपलिफ्ट करने लगी, फ्लरिश करने लगी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था, यानी जनरली भारत के जो हस्त कलाकार लोग थे, जो हाथों से चीजों को तैयार किया करते थे, जैसे इस फोटो के अंदर में एक आपको मैट तैयार करता हुआ, कालीन टाइप का चीज है, ये कालीन तैयार करता हुआ एक वर्कर दिखाया गया। तो जैसे ही ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनने लगी, मशीनों से बनने लगी, तो इन लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। और इन सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स लोग थे, इन लोगों की रोजगारें छीनने लगी, इनका बिजनेस जो था वो एकदम से बंद होने लगा। यानी यूं कहिए कि ये एक तरह का भारतीय इकोनॉमिक हरासमेंट था जो भारत के हैंडीक्राफ्ट वाले लोग झेल रहे थे। द ग्रोइंग पॉवर्टी ऑफ द मासेज एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन्स। जैसे जैसे ये सब नीतियां काम करने लगी, अंग्रेज हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने लगे, तो लोगों के अंदर में बहुत बड़े लेवल की पॉवर्टी पैदा होने लगी, गरीबी की स्थिति बनने लगी। और जब गरीबी होती थी तो लोगों के पास उचित न्यूट्रिशन के साधन का अभाव होने लगता था, और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फेमाइन्स भी आने लगते थे, अकाल भी पड़ने लगते थे। इसमें तमाम अलग अलग तरह की जानलेवा बीमारियां फैल जाती थी, लोगों को भूखमरी की समस्या हो जाती थी। चूंकि इनके पास पैसे तो है नहीं, गरीब हो चुके थे, तो गरीबी की हालत में ये अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में इनका परिवार फेमाइन का शिकार हो जाता था। तो आप ये भी देखोगे कि इन सब चीजों के चलते भी भारत के लोगों के अंदर में, ठीक है, एक डिसकंटेंट पैदा हुआ। आप देखोगे कि इन फेमाइन्स और पॉवर्टी के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो थे वो अपने घरों से बेघर हो गए थे। ठीक ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ा तबका जो था वो धीरे धीरे करके अंग्रेजों से गुस्से में आने लगा था, और उनका ये गुस्सा, ठीक है, क्रांति के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल साबित हुआ या इंपैक्टफुल साबित हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ जागीर, ठीक, जो जागीर होते थे, जनरली जो भारतीय बड़े किसानों को जागीरदारी दी जाती थी और उनको ये जिम्मेवारियां दी जाती थी कि आप इन खेतों, मतलब किसानों की मदद से इन खेतों पे खेती कराएं, कुछ हिस्सा अंग्रेजों तक पहुंचाएं, कुछ अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे जागीर लोगों की जागीरदारियां छीन ली गई डेक्कन के इलाकों में। कब? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो आप देखोगे कि बहुत सारे जागीरदार लोगों की जागीरदारियां छीन ली गई, जिसके चलते ये जो जागीर थे, इन लोगों के मन के अंदर भी अंग्रेजों के लिए डिसकंटेंट की भावना आने लगी थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। जैसे ही अंग्रेजों ने अवध का एनेक्सेशन किया, यानी अवध पे अपना कंट्रोल कर लिया। अवध पे अगर मैं एक बात बता दूं कि अवध पे अंग्रेजों का कंट्रोल 1856 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था, और इसने रॉन्ग गवर्नेंस का इल्जाम लगा करके, ठीक है, रॉन्ग गवर्नेंस का इल्जाम लगा करके, एलिगेशन लगा के
अवध को इसने अपने अंग्रेजों के कंट्रोल में ले लिया था। तो जैसे ही अवध पे अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ, द स्टेट्स ऑफ जमींदार एंड तालुकदार वर टेकन ओवर बाय द इंग्लिश। यानी अवध के राज्य में जो भी तालुकदार थे, जमींदार थे, इन लोगों का जो भी स्टेट था, जो भी एक बहुत बड़ा इलाका था जिसपे इनका कंट्रोल हुआ करता था, उन इलाकों के खेतों में ये लोग किसानों से खेती करवाते थे या फिर अपने जरूरत की फसलें उगाते थे, उससे बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह किया करते थे। वो सारी की सारी चीजें अब इन लोगों से छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि अब अवध भारतीय राजा, भारतीय नवाब के अधिकार में नहीं बल्कि अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। इसलिए ठीक है, अब जो जिन तालुकदार और जागीरदार लोगों की स्टेट छीन ली गई, ठीक है, संपत्तियां छीन ली गई, तो ये लोगों के अंदर में अंग्रेजों के लिए डिस्कंटेंट आना बाबू एकदम से तय था। ठीक, ओनली द इंग्लिश वर अपॉइंटेड टू द हाई पोस्ट। ठीक, आप देखेंगे कि जितना माने ये तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भारत के अंदर में कर ही रहे थे, और साथ ही साथ जहां लोगों को रोजगार देने की बारी आती थी ताकि भारत के लोग कोई काम करके, कोई जॉब वगैरह करके, ठीक है, अपना पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार का जिम्मा उठा सकें। ठीक, तो इसके लिए जब लोग काम करने के लिए भी जाते थे तो उन्हें काम तो मिलता था, लेकिन जितना हाई पोस्ट होता था, जहां ज्यादा इनकम के पॉसिबिलिटीज होते थे, जहां पे ज्यादा सैलरीज मिलने की संभावनाएं होती थी, वो सारे हाई पोस्टेज जो होते थे वो किसको मिल जाते थे? अंग्रेजों को मिल जाते थे, यूरोपियन लोगों को मिल जाते थे। यानी इन बड़े पोस्टेज पे भारतीय लोगों को बहाल नहीं किया जाता था। तो इस चक्कर में इन लोगों को हैंडसम सैलरीज जो थी वो नहीं मिल पाती थी। ये हैंडसम सैलरीज किसको मिलती थी? अंग्रेजों को मिलती थी। यानी कहने का मतलब काम कर रहे हैं भारत में, रिसोर्स लग रहा है भारत का, अगर किसी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को मिल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के अंदर में बेरोजगारियां भी बढ़ने लगी। लोग उतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी उस लेवल की सैलरी और उस लेवल का पोस्ट एक्वायर नहीं कर पाते थे जिसके वो हकदार थे। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग हकदार थे, उनके अंदर एफिशिएंसी थी कि वो बड़े पोस्टेज पे जा सकते थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा करके उनको लोअर पोस्टेज पे ही रख दिया जाता था। तो क्या आप बताना, ऐसी स्थिति में जिन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाए या जनरली छोटे पोस्ट पे नौकरी दे दी जाए, अनलेस कि उसके अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा इफिशियंसी है काम करने की, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या उसके अंदर डिसकंटेंट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। होता भी यही था, होता भी यही था। ठीक, जैसे ही इन लोगों को लोअर पोस्टेज पर नौकरियां दी जाती थी, ये लोग गुस्से में आ जाते थे कि भाई हम हकदार हैं बड़े पोस्ट पे जाने के, ज्यादा सैलरी कमाने के, लेकिन मिल किसको रहा है? अंग्रेजों को। तो इन अंग्रेजों को अगर हटा दिया जाए तो ये सारा चीज हमारा हो जाएगा ना। इसलिए भी लोगों के अंदर में, भारत के लोगों के अंदर में ये डिसकंटेंट आया। ठीक है, तो और लोगों ने क्रांति करने का ही रास्ता सही समझा। ठीक, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट। अब देखेंगे, सॉरी, अगला कॉज है, बनी पीछे के स्लाइड तक हमने इकोनॉमिक कॉजेज को देखा, अब हम अपना अगला कॉज देखेंगे मिलिट्री कॉजेज। यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो उस टाइम पे काम कर रही थी, उस आर्मी के अंदर में ना भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक, उस टाइम पे यानी 1857 के रिवोल्ट के पहले ये जो सैनिक होते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, वो 1:5 के रेशियो में होते थे बाबू। यानी एक अगर यूरोपियन सोल्जर बहाल किया जाता था ब्रिटिश आर्मी में तो 5 इंडियन सोल्जर्स बहाल किए जाते थे। तो नो डाउट भारत अंग्रेजों की सेना में ये इंडियन सैनिकों की संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन सिचुएशन ऐसे बनने लगे कि भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे थे, उन लोगों के अंदर भी डिसकंटेंट आने लगा था। अब उसके क्या कारण थे वही हमें देखने हैं। ठीक, यानी भारत के जो सैनिक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे थे, उनके अंदर भी डिसकंटेंट और अनरेस्ट की भावना धीरे धीरे करके विकसित होने लगी थी। यानी जो भारतीय सिपाही लोग थे, ठीक है, वो लोग भी कुछ ऐसी चीजें देख रहे थे, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी, कुछ ऐसे भेदभाव उनके साथ किए जा रहे थे, ठीक, जिसके चलते इन लोगों को भी असंतोष की भावना देखने को मिल रही थी। यानी आप यहां पे जब इन कारणों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि इस टाइम पीरियड में ना
भारत का हर तबका, चाहे वो किसानों का तबका हो, जागीरदारों का तबका हो, तालुकदारों का तबका हो, या सैनिकों का तबका हो, या जॉब सीकर्स की का तबका हो, ठीक है, सब लोगों को, ठीक ना, सब लोगों को अंग्रेजों से समस्याएं हो रही थी। और पूरा का पूरा इंडियन कम्युनिटी जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ डिसकंटेंट की भावना उनके अंदर विकसित हो रही थी। और यही डिसकंटेंट, यही असंतोष आगे चल के क्रांति का रूप लेने वाला था। चलिए आगे देखते हैं, आर्मी के जो जवान थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनके डिसकंटेंट के और क्या कारण रहे। ठीक, देयर वर नो फिलो फीलिंग बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन सोल्जर्स। यानी आप यहां पे देख सकते हैं, इस फोटो के अंदर में भी आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक बटालियन की फोटो है। आप इसमें देखिए, जितने ये सारे जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे इंडियन सोल्जर्स हैं। यानी किसी तरह का फिलो फीलिंग्स नहीं था। और ये जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं, इंस्ट्रक्ट करने वाले आर्मी के या फिर बड़े अधिकारी, उनको देखिए, ये ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, और जितने पहली लाइन में सैनिक खड़े हैं वो सब के सब इंडियन सोल्जर्स हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि इस आर्मी के अंदर में भले ही इंडियन सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता था। यानी यूरोपियन सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के अंदर में आप एकदम से डिफरेंस आराम से देख सकते थे। ठीक है, आप देखोगे कि इंडियन सोल्जर्स वर कंसिडर्ड इंफीरियर टू द इंग्लिश सोल्जर्स। देखिए, जहां लड़ने की बारी आएगी, पहली लाइन में इंडियंस को खड़ा कर दिया जाता था, और जहां बड़ा पोस्ट देने की बारी आती थी, रोप दिखाने वाले पोस्ट की बारी आती थी, ऑर्डर देने वाले पोस्ट की बारी आती थी, वो सारे अंग्रेजों को दे दिए जाते थे। यानी जितने हायर पोस्टेज होते थे, पोस्ट होते थे, उनपे अंग्रेज सैनिक बहाल होते थे, जबकि जितने लोअर पोस्ट होते थे आर्मी के अंदर में, ठीक है, उन सारे पोस्टेज पे इंडियन लोगों की बहालियां की जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति में, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक इंडियन सिपाही है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो लेफ्टिनेंट बन सकता है, वो कर्नल बन सकता है, वो मेजर बन सकता है, लेकिन फिर भी उसको बस हवलदार बना के रखा गया है, उसको एक जवान बना करके रखा गया है। जब लड़ाई की बारी आती है तो उसको पहले लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देने की कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसको लड़ने के लिए भेज दिया जा रहा है। तो क्या उसके मन में डिसकंटेंट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और हुआ भी वही। यानी ये जो फीलिंग, फेलो फीलिंग का जो अभाव था इंडियन और अंग्रेजी सिपाहियों के अंदर में, ब्रिटिश आर्मी के अंदर, ठीक है, इसने भारतीय सैनिकों के अंदर में एक डिसकंटेंट पैदा करने का काम किया। ठीक है, आगे आप देखेंगे, द इंडियन सिपाहीज वर नॉट गिवन हैंडसम सैलरीज। भारतीय जो सैनिक होते थे, लड़ने के नाम पे सबसे पहली लाइन में इनको खड़ा किया जाता था, लेकिन जब इनको सैलरी देने की बारी आती थी तो अंग्रेज इनको सबसे कम पैसे में बहाल करते थे। और जितने बड़े पोस्ट होते थे या फिर जितनी हैंडसम सैलरी वाले पोस्ट होते थे, उन सारे पोस्ट पे अंग्रेजी सैनिकों को बहाल कर दिया जाता था। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भारतीय सैनिक जो होंगे वो डिसकंटेंट की भावना उनके अंदर आएगी ही आएगी। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि इंडियन सैनिकों को, ठीक है, किसी भी तरह का प्रमोशन भी नहीं मिलता था। वो एक बार हवलदार के पोस्ट पे बहाल हो गए, जवान के पोस्ट पे बहाल हो गए, उसी पोस्ट पे वो बने रहते थे हमेशा। जहां पर प्रमोशन की बात आती थी, वो प्रमोशन जो था वो उनके बड़े अधिकारियों को दिया जाता था, और वो बड़े अधिकारी कौन होते थे? अंग्रेज सैनिक होते थे। तो जितना प्रमोशन का लाभ होता था, फायदा होता था, वो सब ब्रिटिश जवानों को मिलता था। इंडियन जवानों को ऐसी कोई सुविधा भी नहीं दी जाती थी। इसलिए भी भारतीय सैनिक इस आर्मी में रहते हुए गुस्सा थे, उनके अंदर डिसकंटेंट था, वो मौका खोज रहे थे कि मौका मिले और हम क्रांति में कूद पड़े। हुआ भी वही। एक आगे आप देखोगे, इन 1856, ठीक है, 1856 के अंदर में अंग्रेजों ने आर्मी से रिलेटेड एक कानून पास किया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। अब आपसे कोई पूछे कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित किया गया, तो 1856 में पारित किया गया। ये एक्ट किससे रिलेटेड था? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से रिलेटेड था। इसमें क्या व्यवस्था थी देखेंगे, अंडर विच एवरी न्यू रिक्रूट अंडरटूक टू सर्व ओवरसीज। यानी इसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय अगर ब्रिटिश आर्मी के अंदर में बहाल होता है तो जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता विदेशों में होने वाली लड़ाइयों में ली जाएगी। जब भी अंग्रेजों को लगेगा कि उनकी जरूरत हमें विदेशों में है, लड़ाई करने के लिए उन्हें भेजना है, तो वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में? यानी
कहने का ये मतलब है कि उनकी बहाली के टाइम पे ही उनसे ये चीज एश्योर करा लिया जाता था कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको विदेशों में भेजेंगे लड़ने के लिए। ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत ये बात आई अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बिलीव्स। लेकिन अब इस कानून का विरोध भारतीय सैनिकों ने क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उनकी धार्मिक बिलीफ, धार्मिक मान्यता ये थी हिंदुओं की कि ट्रेवल अक्रॉस द सी वाज फॉरबिडन, यानी हम समुद्र को लांघ नहीं सकते, समुद्र को पार नहीं कर सकते। यानी हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा करना उनको काफी ज्यादा बैड फील कराता था कि हम समुद्र को कैसे लांघ सकते हैं, हम कैसे उसको पार कर सकते हैं तैर के या फिर नाव से या जहाज से। ठीक, वो तो हमारे धर्म के खिलाफ है। अब इस फीलिंग के चलते जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट का विरोध भारतीय सैनिकों ने करने का सोचा, और जैसे ही ये कानून आया उनके मन में ये बिलीफ बन गया कि अंग्रेज हमारे धर्म के साथ अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज 5 times दैट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। अभी मैंने बताया कि 1:5 का रेशियो हुआ करता था, यानी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी उसमें ब्रिटिश जवानों की संख्या जो थी, ठीक है, वो अगर 1 होती थी तो उसी के जगह पे, ठीक है, यानी ब्रिटिश जवान की संख्या अगर 1 है, एगो ब्रिटिश जवान अगर उस आर्मी में काम कर रहा है तो 5 इंडियंस की बहालियां उसमें की जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई के टाइम पे हम क्या करेंगे, हम इंडियन सैनिकों को भेज देंगे, आगे की लाइन में खड़ा कर देंगे, अगर उधर से सामने से वार होता भी है तो इनको दिक्कत होगी, ये लोग लड़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इट इनकरेज द इंडियन सोल्जर्स, इसने भारतीय सैनिकों को इनकरेज करने का काम किया टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द इंग्लिश। ठीक है, यानी अब ये फायदा भी मिला रिवोल्ट के अंदर में। जब रिवोल्ट की शुरुआत हुई तो ये इनकी ज्यादा संख्या ने भारतीय सैनिकों को फायदा पहुंचाया। वो कैसे? वो 5 गुना संख्या में थे, तो जब मौका मिला बैरकपुर में विद्रोह को जब भड़काने का मौका मिला तो ये सारे भारतीय सैनिकों ने मिल करके अंग्रेजी सैनिकों पे हमला कर दिया, और हमला कर दिया तो उसको बैरकपुर को जीतना, मेरठ की छावनी पे कंट्रोल करना, दिल्ली पे कंट्रोल करना इनके लिए आसान हो गया। यानी इनकी ज्यादा संख्या होना, अंग्रेजों ने क्या सोच के ज्यादा संख्या रखा कि विदेशों में जब लड़ने की बारी आएगी तो इन्हें भेज देंगे पहला लाइन में, मरेंगे यहीं। लेकिन इसका फायदा हमें इस रिवोल्ट में मिला, ज्यादा संख्या होने का फायदा हमने उठाया। ठीक, आगे आप देखोगे इमीडिएट कॉज क्या था, तत्कालिक कारण, यानी वो कारण कौन सा था जिसके चलते तुरंत क्रांति भड़क उठी। अब देखो हुआ क्या, 1856 में एक नए तरह का राइफल अंग्रेजों ने लॉन्च किया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक, आर्मी के अंदर में ये नया राइफल एक लॉन्च किया गया। ठीक है, और इस राइफल के अंदर में, ठीक है, ग्रीज लगाए गए कार्टिजेज होते थे। ठीक, यानी इनमें जो कार्टिजेज लगे होते थे, जो कारतूस लगते थे, उनमें ग्रीज लगाया जाता था, यानी उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन फ्री किया जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे मशीनों में जैसे चक्का वगैरह, पहिया वगैरह होता था तो उसको ग्रीजिंग की जाती है ताकि वो स्मूथ चले। तो इसके भी स्मूथ करने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए इसके जो कार्टिजेज भरे जाते थे उसको ग्रीज किया जाता था, ग्रीजिंग की जाती थी उसकी। ठीक, बिफोर फिटिंग देम इनटू द राइफल्स, और उन कारतूसों को, उन कार्टिजेज को, ठीक है, राइफल में फिट करने से पहले उस ग्रीज किए गए चीज को दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है, यानी सोल्जर्स हैड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्टेज विथ देयर टीथ, यानी उस कारतूस को दांत से काट के और तब घुसा करके तब फिर बंदूक चलाना पड़ता था। अब क्या हुआ? ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक था, राइफल लॉन्च हो गया, उसमें कार्टेजेस जो लगे होते थे उनको ग्रीज करने की जरूरत पड़ती थी, ब्ला ब्ला, ये सारी बातें थी। उन कार्टेज को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, ये सब तमाम चीजें थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या, ये देखेंगे, एक रिमर फैल गया, एक अफवाह फैली कि जो कारतूस हैं उन कारतूसों को ना, ठीक है, गाय और सूअर की चर्बियों से ग्रीस किया गया है, यानी उनकी जो ग्रीजिंग की गई है उन ग्रीजिंग मटेरियल के अंदर में गाय और सूअर की चर्बियां मिलाई गई हैं, उनके चमड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये बात भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के खिलाफ था बिल्कुल, क्योंकि आप देखोगे हिंदू लोग जो होते हैं वो गाय की पूजा करते हैं,
तो गाय उनके लिए पूजनीय चीज होती है, और मुस्लिम लोग जनरली सुअर का मांस जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं। तो ये दोनों को लगा कि हमारे धर्म के खिलाफ ऐसी बात हो रही है। तो वही बात थी कि बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सिपोज वर enraged and thought that the English government wanted to defile their religions। यानी अब एकदम से दोनों कम्युनिटी के सैनिक जो थे वो गुस्से में आ गए, सख्ते में आ गए कि अरे ये तो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चलाएंगे ऐसे राइफल को जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। ठीक, तो इंडियन सोल्जर्स बिलीव दैट द टाइम ऑफ स्ट्राइक हैड कम। अब भारतीय सैनिकों को लगने लगा, इस फोटो के अंदर में देख सकते हैं उनकी ये चेहरे का एक्सप्रेशन, ठीक, आपको देख के फील होगा कि अब इनको ये फील हो चुका था कि बाबू अब तो क्रांति करने का बिल्कुल सही समय आ गया है, कि अब अंग्रेज कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अब ये बात हमारे बर्दाश्त के एकदम से बाहर है। ठीक, तो इसलिए हम अब क्रांति, हमारे पास क्रांति करने के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो वही बात थी। आगे देखेंगे तो इसमें हमने इस यहां तक के वीडियो लेक्चर में, इस सेशन के अंदर में हमने अपने सारे कॉजेज ऑफ रिवोल्ट को देख लिया। ठीक है, कि वो क्या क्या कॉजेज थे जिसके चलते हमारी क्रांति जो थी वो भड़की। क्रांति करने में लोगों ने सही क्रांति करना ही सही ऑप्शन समझा, और क्रांति की शुरुआत हम लोग, ठीक है, अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर में, अपने अगले सेशन के अंदर में देखने वाले हैं। चलिए बाबू, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।